नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हमारा 7वां भाग हम यहाँ पे कवर करेंगे। इस सीरीज़ के अंदर हम जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, लगातार जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी आपकी बातें होती हैं, जितने भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उनको भी हम यहीं पे कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपका अच्छे से टॉपिक भी क्लियर हो सके, आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपका रिवीजन भी यहां पर हो सके। और आप सभी जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो प्रीवियस पार्ट हैं उनको नहीं देखा, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अब देखिए, ये क्वेश्चन भी आपसे दो तरीके से पूछा जाता है। पहला तो यही हो गया कि प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई, तो ये की गई 1867 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न इसी से पूछा जाता है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहां पर की गई, तो आपको बताना है बॉम्बे में की गई। ठीक है, अब बात करें इसके संस्थापक की। इसका संस्थापक कौन था? तो आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। 3 प्रश्न बनते हैं, तीनों आपको नोट करने हैं। बॉम्बे में 1867, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने करी थी? अमृत बाजार पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है, पेपर के अंदर कई बार पूछी जा चुकी है। इसके संपादक कौन थे जिसने इसको शुरू किया था? सही आंसर है शिशिर कुमार घोष। ठीक है, जो अमृत बाजार पत्रिका थी ये आपके कलकत्ता से आती थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है कि इसके संपादक कौन थे, इसकी शुरुआत किसने करी थी? शिशिर कुमार घोष ने। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक प्रश्न जो है इस पत्रिका से पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है कि जब 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, तो इस एक्ट से बचने के लिए कौन सा ऐसा अखबार था जो पहले बंगाली में आता था, लेकिन इससे बचने के लिए वो अंग्रेजी में छपने लगा? तो वो था अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, ये बंगाली में छपता था, लेकिन जब ये एक्ट आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लिटन के शासनकाल में, तो यह पत्र अंग्रेजी में छपने लगा था। तो ये क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है। ठीक है, कौन थे इसके संपादक? शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट है हमारा, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था? दुर्ग यानी कि किला, तो किस किले को अबुल फजल ने बख्तरबंद किला कहा था? यह क्वेश्चन एसएससी ने हाल ही में इसको पूछा है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, जो रणथंबोर का किला है, राजस्थान में है। इसी किले के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि यह एक बख्तरबंद किला है। ठीक है, बख्तरबंद क्यों कहा था? तो देखिए, जो यह किला है रणथंबोर किला, इसकी तीनों ओर एक खाई बनी हुई है पहाड़ों की मदद से। ठीक है, यानी कि पहाड़ी खाई है वहां पर, जो कि प्राकृतिक है, नेचुरल है, जिस वजह से इसको जीतना आसान नहीं है, इसीलिए इसको बख्तरबंद दुर्ग कहा था। यह क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा किला है जो 3 तरफ से प्राकृतिक खाई से घिरा है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको डिटेल बताया। तो यह आपको याद रखना है, रणथंबोर किला। राजस्थान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण किले हैं, जैसे कि आपका रणथंबोर का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला है। इसके अलावा आपका जैसलमेर किला है राजस्थान के अंदर, आमेर का किला है और गागरोन का किला है। तो जिन किलों के मैंने नाम लिए, ये 6 किले कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, आमेर और गागरोन और रणथंबोर। ये 6 किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं और इन 6 को 2013 में शामिल किया गया। तो अब अगर आपको राजस्थान के इन 6 में से किसी भी किले के बारे में पूछे कि कब इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, आप बताएंगे 2013। अलग अलग भी पूछ सकता है, आपको पूछेगा रणथंबोर किले को कब किया, चित्तौड़गढ़ को कब किया, तो सबको 2013 में शामिल किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा,
भारत एक पूर्ण सदस्य के रूप में संघाई सहयोग संगठन SCO में आधिकारिक तौर पर किस वर्ष शामिल हुआ था? इसको हुआ था कर देना, ठीक है। तो देखिए जो SCO है, संघाई सहयोग संगठन, पहले इसके बारे में जान लेते हैं और फिर बात करेंगे कि भारत इसका पूर्णकालिक सदस्य कब बना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। SCO एक संघाई सहयोग संगठन जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, ठीक है। इसके अंदर मुख्यतः 8 देश हैं जो इसके सदस्य हैं। कौन कौन है? रशिया है, चाइना है, इंडिया, पाकिस्तान, 4 ये हैं। और बाकी के जो 4 हैं जिसमें आपका किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 8 देश इसके मेन सदस्य हैं। तो यही पूछ रहा है कि भारत इसका जो सदस्य बना इन 8 में से कब बना? ये बना 2017 में, ठीक है। पहले 6 देश थे, 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके आधिकारिक सदस्य यहां पर बने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। एक और चीज याद रखनी है, SCO की जो ऑफिशियल भाषा है वो क्या है, क्योंकि कई बार हो सकता है पूछ ली जाए। तो इसकी ऑफिशियल भाषा है, एक है चीनी और दूसरी है रूसी, ठीक है। ये 2 इसकी ऑफिशियल भाषाएं हैं। महत्वपूर्ण संगठन है क्योंकि विश्व के 3 बड़े देश इसके अंदर शामिल हैं, चाइना भी है, रशिया भी और इंडिया भी है। चलिए नेक्स्ट है हमारा शिवाजी ने, इसको शिवाजी कर देना, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? देखिए शिवाजी के द्वारा सूरत, जो कि उस समय मुगलों का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, और मुगल उस समय शासन कौन कर रहा था? औरंगजेब शासन कर रहा था। तो उसके शासनकाल में शिवाजी ने उसका ही जो महत्वपूर्ण केंद्र था, व्यापारिक केंद्र सूरत, इसको 2 बार लूटा था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे भी बन सकता है कि शिवाजी ने सूरत के ऊपर कितनी बार हमला किया था, तो 2 बार किया था। पहली बार 1664 में लूटा और दूसरी बार 1670 में इन्होंने इसको लूटा था। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है, कब कब हमला किया और कितनी बार किया, तो 2 बार किया। और ये क्या था? उस समय मुगलों का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, अंग्रेज भी यहीं से ज्यादा अपना व्यापार करते थे। नेक्स्ट है हमारा सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब, तो देखिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को लेकर प्रश्न बनते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण के लिए क्या होता है, कब लगता है सूर्य ग्रहण? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। इधर आपका सूर्य है, इधर आपकी पृथ्वी है, और इन दोनों के बीच में जब चंद्रमा आ जाए तो लगता है आपका सूर्य ग्रहण, ठीक है। और जब चंद्रमा और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाए तब लगता है आपका चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है, सूरज कभी भी बीच में नहीं आता, ये आपको याद रखना है। अगर चांद बीच में आ रहा है दोनों के, सूरज और पृथ्वी के, तो आपका सूरज ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, और अगर पृथ्वी बीच में आ रही है तो चंद्र ग्रहण होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? देखिए आपको क्वेश्चन बनता है कि सौरमंडल में जो हमारे 8 प्रमुख ग्रह हैं, 8 बड़े ग्रह हैं, इनमें से किसका एक भी उपग्रह नहीं है? तो इन 8 में से 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह यानी कि जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चांद है, ठीक है। पृथ्वी का एक ही है प्राकृतिक उपग्रह जो कि चंद्रमा है। 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, जिसमें से एक है शुक्र और दूसरा है बुध, ठीक है। तो शुरुआत के, अगर हम सूरज से दूरी की क्रम में देखें तो शुरुआत के जो 2 ग्रह हैं बुध और शुक्र, इन दोनों का एक भी उपग्रह नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। पहले नंबर पे बुध आता है सूर्य से दूरी की क्रम में, उसका नहीं है। दूसरे नंबर पे आपका शुक्र आता है, इसका भी नहीं है। तीसरे स्थान पर पृथ्वी है, पृथ्वी का एक उपग्रह है जैसे चंद्रमा है, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है आपका मंगल, और मंगल के 2 उपग्रह हैं। ये क्वेश्चन बनता है मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? दोनों के नाम पूछे जाते हैं, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डेमोस, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है फोबोस और डेमोस क्या हैं? तो मंगल ग्रह के ये दोनों उपग्रह हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न बनता है सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा सैटेलाइट किस ग्रह की हैं प्राकृतिक? तो वो है जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ठीक है। जुपिटर के पास 67 उपग्रह हैं, ठीक है।
इन 67 में से एक उपग्रह है जिसका नाम है ज्ञानीमीड। ठीक है, क्या नाम है इसका? ज्ञानीमीड। और यह ज्ञानीमीड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। तो इसी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। ठीक है, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ग्रह तो जुपिटर है, लेकिन अगर सबसे बड़ा उपग्रह पूछेगा तो वो ज्ञानीमीड है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा गुलामगिरी के लेखक कौन है। देखिए, गुलामगिरी जो यह किताब है इसके लेखक हैं ज्योतिबा फूले। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। गुलामगिरी यह किताब किसने लिखी है? ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई है। ज्योतिबा फूले को लेकर 2-3 प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं, इनकी पत्नी को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। ज्योतिबा फूले ने 1873 में एक सभा का गठन किया था। 1873 में सत्यशोधक समाज। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, 2 प्रश्न बनते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई और किसने की थी? तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसी के लिए इन्होंने काफी सारे सामाजिक कार्य किए, दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किए। इसके बाद इनको महात्मा फूले की उपाधि भी दी गई थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से किसे महात्मा की उपाधि दी गई थी? जैसे महात्मा गांधी, उसी प्रकार महात्मा फूले भी इनको कहा जाता था। ठीक है, 1888 में बंबई में कोई सभा चल रही थी और वहां पर इनको ये उपाधि लोगों के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ये तो प्रश्न थे ज्योतिबा फूले से। इनकी पत्नी को लेकर प्रश्न बनता है। ज्योतिबा फूले की पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फूले। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको लेकर भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इनकी पत्नी का नाम क्या है? सावित्रीबाई फूले, और इन्हें भारत की पहली महिला अध्यापिका माना जाता है। तो भारत की पहली महिला टीचर कौन थी? इन्हीं की पत्नी सावित्रीबाई फूले। ये क्वेश्चन बनता है। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि सावित्रीबाई फूले का संबंध किस राज्य से है? तो जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र से इनका संबंध है। ठीक है, इन्होंने ज्योतिबा फूले और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने 1851 में बालिका विद्यालय की स्थापना भी करी थी। ठीक है, यह भारत का पहला बालिका विद्यालय था और इसकी प्रिंसिपल कौन थी? इन्हीं की पत्नी सावित्रीबाई फूले। तो क्वेश्चन बनता है, भारत की पहली महिला जो अध्यापिका हैं वो कौन है? सावित्रीबाई फूले। महिला विद्यालय की स्थापना कब की गई? 1851 में। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। ये क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर के हैं और इनसे जुड़े हुए फैक्ट मैं आपको बताता हूं ताकि आपके साथ साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप चीजों को लिंक करके पढ़ सकें। तो इनको आपको साथ साथ में नोट करते हुए चलना है वन लाइनर के रूप में, ताकि आप इनका क्विक रिवीजन भी आसानी से कर सकें। कि जब भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, इसके साथ जितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैंने यहां पर आपको बताए वो सब आप एक साथ रिवाइज कर जाए। इससे आपका जो जीके वो अच्छे से कवर हो जाएगा और लिंक करके आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समय तक ये याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, फ्रांस के विरुद्ध वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? अब देखिए यहां से भी 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। वांडीवाश का युद्ध किस किस के बीच हुआ? अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, कब हुआ यह भी पूछता है। तो यह युद्ध हुआ था 1760 में। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद माना जाता है भारत में फ्रांसीसी शक्ति लगभग खत्म हो गई थी। ठीक है, तो वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांस के विरुद्ध हुआ, उनके बीच में हुआ। 1760 में यह लड़ाई हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था आयरकूट ने। ठीक है, यह आपको याद रखना है। अंग्रेज सेनापति कौन था? आयरकूट। जो फ्रांस का सेनापति था उसका नाम क्या था? तो फ्रांस की सेना का नेतृत्व कर रहा था कांटे दी लाली। ठीक है, लाली आपको याद रखना है। यह फ्रांस की सेना का नेतृत्व कर रहा था और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट कर रहा था, जिसमें आयरकूट विजय हो गया था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बनता है। 1760 में वांडीवाश का युद्ध होता है। ठीक है, इससे 1 वर्ष पहले 1759 में एक और लड़ाई होती है, महत्वपूर्ण लड़ाई, वेदरा का युद्ध। यह वेदरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? यह हुआ था अंग्रेजों और जो डच थे, डचों के बीच में हुआ था वेदरा का युद्ध 1759 में, जिसमें डचों की बुरी तरह पराजय हुई और भारत में डचों का पतन हो गया। क्वेश्चन बनता है, भारत में किस युद्ध में डचों का पतन हुआ? वेदरा का युद्ध 1759, अंग्रेज और डचों के बीच। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? देखिए, पूर्व का एथेंस भारत के किस शहर को कहते हैं, इसको लेकर भी 2-3 प्रश्न है जो आपको पूछे जाते हैं। देखिए, पूर्व का एथेंस ये कहते हैं मदुरई को, ठीक है, किसको कहते हैं? मदुरई को कहते हैं। और ये मदुरई कहाँ है, किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपके तमिलनाडु में पड़ता है। कौन सी नदी के तट पर पड़ता है? तो वैगई नदी के तट पर यह पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, आपको राज्य भी याद रखना है और नदी भी आपको याद रखनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको याद होगा उत्तराखंड में पूछा गया था कि जो प्रसिद्ध एक मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, ये कहां पर है, कौन सी जगह पर है? तो ये मीनाक्षी मंदिर आपके मदुरई में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसको पूर्व का एथेंस कहते हैं, इसे मंदिरों का शहर भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और कौन सा वंश था जिसकी ये राजधानी थी? दक्षिण भारत का पांड्या वंश, ठीक है। दक्षिण भारत का जो पांड्या वंश था उनकी राजधानी थी मदुरई। इसी को मंदिरों का शहर भी कहते हैं और एक प्रसिद्ध मंदिर है यहां पर मीनाक्षी मंदिर। ये पेपर में पूछा जा चुका है कि मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? मदुरई में है। मदुरई तमिलनाडु में वैगई नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। चलिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की व्यवस्था स्थापना की जा सकती है। अब देखिए, हम जानते हैं कि हर राज्य का एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन संविधान में ऐसा प्रावधान भी है कि अगर संसद चाहे, संसद के द्वारा कानून बनाकर ऐसा किया जा सकता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, किसके द्वारा किया जा सकता है ऐसा कि 2 राज्यों का एक ही हाई कोर्ट हो? वो है संसद के द्वारा कानून बनाकर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब बात आती है किस आर्टिकल में इसके बारे में उल्लेख है। तो इसके बारे में जानने से पहले हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है 124 के तहत। हाई कोर्ट का गठन, राज्यों में अगर हाई कोर्ट बनाना हो, किसी भी राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, यह कहता है आर्टिकल 214, ठीक है। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली हाई कोर्ट, इसकी स्थापना हुई है। जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, इनके लिए आर्टिकल है 241। ये तीनों आर्टिकल याद रखना है आपको। अगर पूछेगा सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, वो है आर्टिकल 124। राज्यों के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जैसे उत्तराखंड का अगर सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है उत्तराखंड का, नैनीताल हाई कोर्ट, तो इसकी स्थापना 214 के तहत हुई है। अगर केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट बनाना हो तो वो 241 के तहत होता है। अब आते हैं मेन पर। अगर 2 राज्यों का एक ही हाई कोर्ट बनाना हो, वो होता है आर्टिकल 231 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये जो व्यवस्था है, संसद कानून बना सकती है, किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 231। इसी के तहत 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? अब देखिए, इंडियन एसोसिएशन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बात करी थी कि इसकी स्थापना 1876 में किसने करी थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। और इसी को, ये जो संस्था है, एसोसिएशन है, इसी को कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था भी कहते हैं। इसका और कांग्रेस का विलय होता है 1886 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कांग्रेस बनती है 85 में। अगले ही साल इंडियन एसोसिएशन, जिसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कहते हैं, इसके साथ इसका विलय हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे। बेसिकली ये युद्ध जो अंग्रेज और फ्रांस था, इनके बीच में लड़े गए। क्वेश्चन बनते हैं यहां को लेकर कि जो पहला कर्नाटक युद्ध था, पहला कर्नाटक युद्ध आपके 1746 से लेकर 1748 तक लड़ा गया। तो इसकी समाप्ति किस युद्ध के, किस संधि के दौरान हुई, किस संधि के साथ हुई? इंपॉर्टेंट है, सही आंसर है एला शापेल की संधि। जो पहला कर्नाटक युद्ध था, जो कि 1766 से लेकर 1748 तक चला, इसकी समाप्ति एला शापेल की संधि के साथ हुई थी। यह आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा जाता है। पूछा जाता है कि जो पहला कर्नाटक युद्ध था, इसका तात्कालिक कारण क्या था?
कारण भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए यूरोप में ये संधि हुई थी, ये जो जगह है एला शापेल यूरोप में है। यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध चल रहा था अंग्रेज और फ्रांस के बीच, इसीलिए इस युद्ध में वो दोनों आपस में लड़ने लगे यूरोप के अंदर। जब वहां लड़ रहे थे तो ये दोनों भारत में भी लड़ने लगे, ठीक है। तो पहले युद्ध का कारण क्या था? जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था वो, और इसकी समाप्ति हुई एला शापेल की संधि से। अगर बात करें दूसरे कर्नाटक युद्ध की, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 तक लड़ा गया, ठीक है। ये भी फ्रांस और इनके बीच लड़ा गया, कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर यह युद्ध लड़ा गया, कर्नाटक और हैदराबाद को लेकर, ठीक है। यह युद्ध भारत में लड़ा गया, इसीलिए जो संधि हुई इसके लिए, इस युद्ध को समाप्त करने के लिए जो दूसरा कर्नाटक युद्ध था, यह युद्ध समाप्त हुआ पौंडीचेरी की संधि से, ठीक है। जो दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? पौंडीचेरी की संधि। यह पौंडीचेरी की संधि होती है 1755 में। एला शापेल की संधि 1748 में होती है, और जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था वो खत्म हुआ आपके पेरिस की संधि से 1763 में। तीनों संधियां मैंने आपको बताई। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको समझते हुए चलना है। देखिए दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात है, 1748 से लेकर 54 तक चला, और मैंने आपको कहा कि ये जो संधि हुई ये 55 में हुई, 1755 में। एक साल बाद क्यों? दरअसल हुआ ये कि दूसरा कर्नाटक युद्ध में फ्रांस का नेतृत्व कर रहा था डुप्ले, लेकिन डुप्ले की सेना लगातार पराजित हुई जा रही थी, फ्रांस को बहुत ज्यादा नुकसान हो जा रहा था। तो 54 में डुप्ले को फ्रांस ने गवर्नर के पद से हटा लिया, उसे वापस बुला लिया और उसकी जगह पर गोडेहू को भेज दिया, ठीक है। जब गोडेहू आया, इसने अगले साल 55 में एक संधि करी, पौंडीचेरी की संधि, ठीक है, जिसके तहत दूसरा कर्नाटक युद्ध रुक गया, और यह संधि गोडेहू ने करी थी, इसीलिए इसी संधि को गोडेहू की संधि भी कहते हैं। तो ये दोनों संधियां एक हैं, दोनों की दोनों कब हुई? 1755 में, दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? देखिए दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन महत्वपूर्ण है। हिल स्टेशन उत्तराखंड के एग्जाम में काफी सारे पूछे जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर में ये कई बार पूछा गया है। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन उड़ीसा में है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और इस हिल स्टेशन को उड़ीसा का कश्मीर कहा जाता है, तो इसका उपनाम भी महत्वपूर्ण है। उड़ीसा का कश्मीर किसे कहते हैं? दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन को। कहां है? ये आपके उड़ीसा के अंदर है। नेक्स्ट है हमारा ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? अब देखिए वेदों को अच्छे से समझने के लिए वेदों की व्याख्या की गई है ब्राह्मण ग्रंथों में। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ की अगर हम बात करें, हम केवल ब्राह्मण ग्रंथों की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे प्राचीन ग्रंथ आप जानते हैं ऋग्वेद है। जो ब्राह्मण ग्रंथों में अगर हम देखें सबसे प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हमें इतिहास का जो सबसे प्राचीन स्रोत है वो क्या है? ऋग्वेद, ठीक है। इतिहास का सबसे प्राचीन स्रोत ऋग्वेद को माना जाता है। उसके बाद अगर किसी दूसरे ग्रंथ का नंबर आता है तो वो आता है शतपथ ब्राह्मण का। तो इसीलिए इसे सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि ऋग्वेद के बाद हमें जो इतिहास का सबसे प्राचीनतम स्रोत है वो ब्राह्मण, ये जो शतपथ ब्राह्मण है यही है। एक और चीज आपको यहां से पूछी जाती है, देखिए जो हमारे अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण, गौपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, ये किसी ना किसी वेद का भाग है या किसी ना किसी वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे कि आपका जो ये शतपथ ब्राह्मण है, यह आपके किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल वाला है, लेकिन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। सीधा ऑप्शन में देता है कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। इसके अलावा तैत्तिरीय ब्राह्मण भी यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर बात करें जो आपका किसका होगा? अथर्ववेद का। अथर्ववेद किसका है? तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो आपने पढ़ा होगा गौपथ ब्राह्मण। ये जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। पंचविश की बात करें, ये सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और ऐतरेय और कौशिकी ये दोनों ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ पूछे जाते हैं, मैंने चारों के आपको बताया, आपको इनको नोट करना है, ठीक है। चलिए, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अब देखिए ये जो कैलाश मंदिर है, कई बार पूछा गया है कि इसका निर्माण
किसने करवाया था? कैलाश मंदिर का निर्माण, जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, वंश का नाम पूछेगा तो राष्ट्रकूट शासक, लेकिन अगर पर्टिकुलर राजा का नाम पूछे कि वो कौन सा राष्ट्रकूट शासक था जिसने निर्माण करवाया, तो वो था कृष्ण प्रथम। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर वंश पूछेगा राष्ट्रकूट, और अगर पर्टिकुलर राजा का नाम पूछेगा तो कृष्ण प्रथम ने जो ये कैलाश मंदिर है एलोरा का, इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रकूट की हमने बात करी, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, कई बार पूछा गया है, तो इस वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। ठीक है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, भारत के अंदर आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाता भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता, तो वो लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। अगर आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता पूछे चार्ल्स ग्रांट आंसर होगा, और अगर अंग्रेजी शिक्षा का पूछे तो लॉर्ड मैकाले इसका उत्तर होगा। चार्ल्स ग्रांट ही वो पहला व्यक्ति था जिसने ये विचार दिया था अंग्रेजों को कि भारत के अंदर हमें जो अंग्रेजी शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा है, उसको लाना होगा। बाद में उसे बड़े स्तर पर कौन लेके गया था? मैकाले। इसीलिए अंग्रेजी शिक्षा का जनक पूछेगा मैकाले, और आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता पूछेगा ग्रांट को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था? देखिए, महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, इसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, और यह जो अधिनियम है इसी को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में आपको ये नाम ना दे, सीधा दे दे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉर्ले मिंटो अधिनियम, इस तरीके से। ठीक है, तो इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं, क्योंकि उस समय वाइसरॉय कौन था? चेम्सफोर्ड था, और भारत सचिव कौन था? वो था मॉन्टेग्यू। ठीक है, इसी के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? यह क्वेश्चन भी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी ने इसको पूछा है। खारे पानी की झील ये है पैगोंग त्सो। ठीक है, जो पैगोंग झील है यह एक खारे पानी की झील है। ठीक है, पैगोंग त्सो या पैगोंग झील, क्योंकि ये जो त्सो शब्द है इसका अर्थ तिब्बती भाषा में होता है। यह एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ होता है झील। ठीक है, तो पैगोंग झील जो कि लेह में है, और यह एक खारे पानी की झील है। यह आपको याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, दांदेली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मैंने पहले भी आपको कहा है, जो वन्य जीव अभयारण्य हैं, नेशनल पार्क हैं, और जो आपके जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं, जो दक्षिण भारत के हैं, ज्यादातर वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह भी एक दक्षिण भारत का है। दांदेली वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो मेनली आपको जो मेन है उनको याद रखना है, जो किसी प्रमुख व्यक्ति के नाम पर है उनको याद रखना है, और खास तौर पर दक्षिण भारत के जो झील हैं, आपके वन्यजीव अभयारण्य हैं, इनको लेकर ज्यादा प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दांदेली भी पेपर में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको लिया है। यह आपके कर्नाटक में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जीके एमसीक्यू सीरीज का। आज हमने भाग 7वां देखा, 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। क्वेश्चन संख्या भले ही 20 थी, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को साथ में जोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, आप देखेंगे 45 प्लस, उससे भी ज्यादा क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया है, और थोड़ा भी फायदा अगर आपको इस वीडियो से हुआ है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अपना स्कोर भी आप कमेंट करके बताएं कि आपका 20 में से कितने मार्क्स यहां पर बने हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।